हेलो इंजीनियर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो पहले हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव उसका पूरा सॉल्व कर लेंगे। उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन वाइज सब्जेक्टिव करेंगे। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑब्जेक्टिव के जो लिखने वाले आंसर्स है, जिसमें 2 मार्क्स के वो क्वेश्चन है और उसमें लिखने वाले उसमें MCQ नहीं है वो। तो उसमें मैंने पूरा डिटेल, अगर वो आपको 7 नंबर में पूछता है, इस प्रीवियस ईयर में वो 2 नंबर में पूछा हुआ है, लेकिन हो सकता है मे बी आपके एग्जाम में वो 7 नंबर में पूछ दे या फिर 14 मार्क्स का पूछ दे। तो मैंने क्या किया कि उसको अच्छे से एलोब्रेट करके आपको बता दिया है कि अगर वो मे बी 7 नंबर में पूछे तो कैसे लिखेंगे। इसमें आपको घबराना नहीं कि हाँ 2 नंबर के मार्क्स में इतने सारे आंसर्स दे दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उसको 7 नंबर, मैंने इसको अच्छे से इसलिए डिस्कस करके लिखा है क्योंकि मतलब अगर वो आपको 7 नंबर में पूछ ले आपके पेपर में तो आप उसको लिख पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 2022 का क्वेश्चन है, 4th सेमेस्टर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर प्रोसेसर। तो हम लोग इसमें पूरा, अगर 7 नंबर में आता है तो कितना लिखना है और कैसे कैसे लिखना है वो पूरा हम लोग देख लेते हैं। भले ही ये 2 नंबर का है, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। एग्जैक्ट वो क्वेश्चन है नहीं, यही एग्जैक्ट आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर प्रोसेसर। तो मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर प्रोसेसर में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर में दोनों के क्या डिफरेंस होता है। तो मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है, मल्टीपल फिजिकल सीपीयूज और प्रोसेसर यूज होता है। मल्टी कोर में क्या होता है कि सीपीयू कोर्स आर इंटीग्रेटेड ऑनटू अ सिंगल चिप एंड पैकेज। सीपीयू, मल्टीपल सीपीयू कोर्स जो होते हैं वो सिंगल चिप या फिर पैकेज में इंटीग्रेटेड रहते हैं, लगे रहते हैं। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन के बेसिस पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो पहला है मल्टी प्रोसेसर। इसमें है कि प्रोसेसर जो होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का, वो कम्युनिकेट करता है शेयर मेमोरी के थ्रू। ठीक है, मतलब वो कनेक्ट रहते हैं। मल्टी कोर में क्या होता है, कोर्स ऑन द सेम चिप हैव डायरेक्ट एक्सेस टू शेयर कैच। सारे सीपीयू कोर्स जो होते हैं एक चिप पे लगे रहते हैं, तो वो एक कैच को शेयर करते हैं और कैच मेमोरी को शेयर करते हैं और कम्युनिकेशन फास्ट होता है इससे। उसके बाद है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है कि सारे प्रोसेसर जो है हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड कैच। सारे प्रोसेसर का खुद का कैच होता है हमारा मल्टी प्रोसेसर में, लेकिन मल्टी कोड में क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन में देखा, सब कोई सेम कैच शेयर करता है। Core shares resources like cache levels and memory controllers which can lead to more efficient resource utilization। ये लोग मल्टी कोर में जो सारे सीपीयू होते हैं एक चिप से लंबे लगे होते हैं और सब सेम कैच को शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। और ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टी कोर में कौन कौन से रिसोर्स शेयर करते हैं। तो पहला होगा हमारा कैच लेवल, दूसरा होगा मेमोरी कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद है हमारा इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मल्टी प्रोसेसर का थोड़ा कम होता है मल्टी कोर के अकॉर्डिंग। कैन बी मोर सुटेबल फॉर हाईली पैरेलल ओवर वर्कलोड्स। अगर बहुत ज़्यादा पैरेलल वर्कलोड है तो उसके लिए ये इफ़िशियंट है और हायर, लेकिन ओवरहेड कॉस्ट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है मल्टी प्रोसेसर पे। लेकिन मल्टी कोर जो होता है जनरली ज़्यादा पावर इफिशियंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है जनरल पर्पस कंप्यूटिंग टास्क के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग जो एक इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक है जो कि अलाउ करता है बहुत सारे प्रोग्राम को या प्रोसेस को एक साथ कंप्यूटर पे रन करवाना। इट एम्स टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन। इसका एम होता है यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना, सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना और अदर रिसोर्सेज को सीपीयू बिजी रखना जब तक सीपीयू अपना प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है उसके लिए। The key idea behind the multi-programming is to overlap the execution of multi-program। overlap कराता है बहुत सारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन और सीपीयू को आइडल स्टेट में नहीं रहने देता है, जिससे हमारा सीपीयू अच्छे से यूटिलाइज हो पाता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू हो पाता है। दिस इम्प्रूव सिस्टम थ्रूपुट। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस और थ्रूपुट इंक्रीज करता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। उसके बाद है हमारा डिफाइन जैकेटिंग। जैकेटिंग का एग्जैक्ट डिफिनीशन टाइप कुछ नहीं है और मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका कुछ इस टाइप का डिफिनीशन वगैरह मुझे नहीं मिला है।
उसके बाद है हमारा 4, व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन अ सेमाफोर। सेमाफोर पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने सेमाफोर को टोटल पहले डिफाइन किया है, उसके बाद उसके ऑपरेशंस को डिफाइन किया है। मे बी एग्जाम में आपके पूछ ले, तो आप 7 नंबर में पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं, आपके पास पूरा आइडिया होगा। ये मत सोचिए हाँ 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट लिखना है, लेकिन लॉजिकल पॉइंट लिखना है। तो हम लोग सेमाफोर देख रहे थे। सेमाफोर जो होता है वो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब को करेंटली हमारा प्रोसेस रन कर रहा होता है। तो कंट्रोल एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज और कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी थ्रेड और प्रोसेसेस। सेमाफोर जो है 2 टाइप का ऑपरेशन सपोर्ट करता है। पहला है वेट और दूसरा है सिग्नल, जिसको हम लोग कहते हैं पी एंड वी ऑपरेशंस। एंड दे कैन हैव एडिशनल ऑपरेशन, और भी एडिशनल ऑपरेशन सेमाफोर पे हो सकता है, उसके टाइप पे डिपेंड करता है। 2 प्राइमरी ऑपरेशन है सेमाफोर पे। पहला है वेट ऑपरेशन या फिर पी ऑपरेशन जिसको कहते हैं। इसको हम लोग एक्वायर और डाउन ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सेमाफोर के वैल्यू को 1 से कम कर दिया जाता है। इफ़ द सेमाफोर वैल्यू बिकम निगेटिव, अगर उसका वैल्यू निगेटिव हो गया है तो इसका मतलब वो 0 था ऑपरेशन से पहले। तो वेट ऑपरेशन कॉजेज द कॉलिंग थ्रेड टू ब्लॉक और वेट अंटिल द सेमाफोर बिकम नॉन नेगेटिव। तो वेट ऑपरेशन क्या करता है हमारा, वो थ्रेड को कॉल करता है, ब्लॉक करने के लिए या फिर वेट करने के लिए, जब तक हमारा सेमाफोर जो है वो नॉन नेगेटिव ना हो जाए। उसके बाद हमारा है सिग्नल ऑपरेशन या वी ऑपरेशन। ये इसको हम लोग रिलीज या अप ऑपरेशन भी कहते हैं। ये सेमाफोर के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है 1 से। इफ़ देयर आर थ्रेड्स वेटिंग ऑन द सेमाफोर ड्यू टू वेट ऑपरेशन, कोई थ्रेड है जो कि है ना सेमाफोर में वेट कर रहा है वेट ऑपरेशन के कारण, तो ये सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है, वेक्स अप वन ऑफ द वेटिंग थ्रेड। ये वेटिंग थ्रेड को वेकअप करता है और इसको प्रोसीड करने के लिए अलाउ कर देता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ पेज एंड अ फ्रेम। पेज और फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है। तो पेजेस एंड फ्रेम आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। पेजेस और फ्रेम जो होते हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट है। पेज जो है हमारा लॉजिकल यूनिट सर्व करता है बाय द प्रोसेसेस फॉर वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पेज जो है हमारा लॉजिकल यूनिट शेयर करता है। लेकिन फ्रेम जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्चुअल फिजिकल मेमोरी को कंप्यूटर के रैम में। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉन्ग विथ हार्डवेयर सपोर्ट मैनेजिंग मैपिंग ऑफ पेजेस टू फ्रेम्स टू एनेबल एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सपोर्ट की मदद से हमारा मैपिंग करता है पेजेस का फ्रेम के साथ, ताकि मेमोरी को यूटिलाइज वो अच्छे से कर सके और मेमोरी को प्रोटेक्ट कर सके। तो ओवरऑल पेज क्या हो जाता है, वो लॉजिकल यूनिट होता है हमारे वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का, लेकिन फ्रेम जो होता है वो एक्चुअल फिजिकल मेमोरी कंप्यूटर रैम का यूनिट होता है। और हम लोग हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से मैप करते हैं पेजेस और फ्रेम को, जिससे हम लोग मेमोरी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। फर्स्ट हमारा है ईच प्रोसेस इज कंटेंट इन अ single contiguous section of memory. Second है all processors are contained in a single contiguous section of memory. थर्ड है the memory space is contiguous. फोर्थ है none of the above. तो इसका आंसर हम लोग को फर्स्ट हो जाएगा, the each process is contained in single contiguous section of memory. उसके बाद है हमारा जी में कह रहा है अगर हमारा साइज है लॉजिकल एड्रेस स्पेस का 2 to the power m, पेज साइज जो है हमारा 2 raised to power में n है, देन द हायर ऑर्डर बिट्स जो होगा वो होगा हमारा m-n, और हमारा लोअर ऑर्डर बिट्स जो होगा वो होगा n। तो जी का आंसर होगा 4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एच में इफ़ द वेट फॉर ग्राफ कंटेंस अ साइकिल, अगर वेट फॉर ग्राफ में किसी भी ग्राफ में अगर साइकिल है तो उसमें डेडलॉक प्रेजेंट होगा। हम लोग डेडलॉक का 4 क्राइटेरिया देखे, जिसमें से कोई एक भी होगा तो हमारा डेडलॉक प्रेजेंट होगा, तो एच का 2 हो जाएगा। आई का क्या है व्हेन द इवेंट फॉर विच अ थ्रेड इज ब्लॉक्ड अकर, व्हेन द इवेंट फॉर विच अ थ्रेड इज ब्लॉक्ड अकर, तो थ्रेड मूव्स टू द रेडी क्यू, थ्रेड रिमेन्स ब्लॉक, थ्रेड कंप्लीट्स, अ न्यू थ्रेड इज प्रोवाइडेड। तो ब्लॉक अकर्स होता है जब हमारा थ्रेड जो है वो रेडी क्यू में मूव करता है। उसके बाद एन इनपुट आउटपुट पोर्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर स्टेटस, कंट्रोल डैश एंड डैश रजिस्टर्स। तो इसमें होगा आपको डेटा इन एंड डेटा आउट, कंट्रोल एंड डेटा इन एंड डेटा आउट रजिस्टर्स। तो ये था हमारा 2022 प्रीवियस ईयर का पूरा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव्स के इसके बाद आएंगे आपके लेक्चर्स
That's all for this video. Thank you for watching, and if you want more such lectures, please let me know in the comment section. Please like, subscribe and share.